सिस्टम है परीक्षा का, वो जैसा कि लोगों ने सब जो इसमें भाग लेते रहे हैं कैंडिडेट्स और जो कोचिंग कराते रहे हैं लोग, वो भी। सर हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो सर है प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। वो कलकत्ता हिंदी कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं, और 90 से ज्यादा किताबें लिखी है, और देश की पूरी व्यवस्था को बखूबी जानते हैं। आज भी उतना ही 90 किताबें लिखने का मतलब समझ रहे हैं, 90 किताबें कई लोगों ने पढ़ी नहीं है, और पूरी व्यवस्था को सामाजिक चिंतक है, राजनीतिक विश्लेषक है। आप अक्सर हमारे प्रोग्राम में आप देखते होंगे सर जब भी आते हैं तो ऐसी बातें करते हैं जो गूढ़ होती है, जो सामान्य नजर से समझ में नहीं आती। हमने कल 2 प्रोग्राम किया था, आपने देखा होगा। एक प्रोग्राम किया था दोपहर में आरएसएस को लेकर के, एक प्रोग्राम हमने किया था रात में आरएसएस को लेकर के। जो सर ने एक प्रोग्राम में, सर थे रात वाले प्रोग्राम में, दिन वाले में हमारे 2 पत्रकार साथी थे। आपको लगा होगा दोनों के विजन में अलग है, दोनों के दृष्टि में अलग है, दोनों के कथन में अलग है। तो जो जगदीश्वर चतुर्वेदी सर है, वो पूरे के पूरे तौर पर सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को बखूबी जानते हैं, और समझते हैं पूरे नेक्सस को, समझते हैं पूरे राजनीतिक षड्यंत्र को, समझते हैं पूरी व्यवस्था को। जी सर। इसमें जो ये जो नीट की परीक्षा का जो परिणाम है, जिस पर के आपने इतनी डिटेल्स में सारे तथ्य रखे, उनके बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि वो तथ्य हैं और वो जानने चाहिए लोगों को। लेकिन जो सबसे दुर्भाग्य की चीज़ है यह कि लोगों के पास में कहीं से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं है, जो सबसे बड़ी पीड़ा की चीज़ है। ना कोर्ट से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है और ना मंत्री से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। ये जो चीज़ है ये बहुत ही जिसे कहें दुखद है, अगर मुझसे पूछें आप। कायदे से तो होना ये चाहिए था, जब पहली बार शिकायत आई तो उसी समय सख्त कदम उठाए जाने चाहिए थे। लेकिन जो जो संस्था है जिसने कि ये नीट की परीक्षा आयोजित की, उसने कोई कदम ही नहीं उठाए। एनटीए हाँ, उसने एनटीए उसने कोई कदम नहीं उठाए, और वे लगातार झूठ बोलते रहे। ये बात अब साफ हो चुकी है कि वे परीक्षा नहीं करा रहे हैं, बल्कि वे झूठ बोल रहे हैं और परीक्षा आयोजित कर रहे हैं। और परीक्षा के नाम पर जो चीज़ हो रही है, जो कि सामने आई है, मतलब डिटेल्स में अगर आप जाएंगे तो परीक्षा को पूरी तरह से मैनिपुलेट किया गया है। और ये जो परीक्षा का मैनिपुलेशन, और वो भी मेडिकल परीक्षा का मैनिपुलेशन इस लेवल पर, मतलब पेपर आउट हो रहे हैं। पेपर आउट करने वाले गिरोह मालूम है कौन है, उन्हें यह भी मालूम है कि पेपर कहाँ से लिख के आ रहे हैं। उन्हें यह भी मालूम है कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पेपर को रिजॉल्व करने की या हल करने की टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है, और कौन लोग कर रहे हैं। सारी चीज़ें ये जो टेस्टिंग एजेंसी है उसके नॉलेज में है। इसके बावजूद उसने ये स्टैंड लिया कि हमारे यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सबसे बुरी बात यह है, मेरा मानना यह है कि परीक्षा तो कैंसिल की ही जानी चाहिए पूरी तरह से। क्यों कैंसिल की जानी चाहिए, उसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो कारण यह है कि 2 में से एक चीज़ हो सकती है। कुछ जगह हैं जहां पर के पेपर लीक के मसले पर प्रमाण सहित लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और आज के जो हिंदू में जो खबर है उसमें गोधरा का जो कांड है, गोधरा वाला जो जगह है, वहां की जो खबर आई है जिसका कि आपने जिक्र किया था, उस गोधरा की जो खबर आई है वो तो एकदम भयानक है। अगर ये स्थिति है कि सब चीज फिक्स है, प्रिंसिपल फिक्स है, पेपर सेटर फिक्स है, पेपर लिखने वाला फिक्स है, तो फिर पेपर हो क्यों रहा है। आप कह दीजिए कि हमारे यहाँ साहब 1 लाख सीट है, और इन 1 लाख सीट में 50,000 सरकारी कॉलेज में और 50,000 जो है प्राइवेट कॉलेजेस में मेडिकल के, और आप उसकी दाम फिक्स कर दीजिए। परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है आपको, जो दाम देगा वो दाखला ले लेगा। सारा ये परीक्षा का जो पाखंड है, ये परीक्षा का पाखंड सिर्फ इसलिए चल रहा है कि वो पुरानी परंपरा चली आ रही है, टेस्ट लो, परीक्षा लो और गरीब लोगों को मौका दो। लेकिन ये परीक्षा का जो पूरा का पूरा ढांचा है, इसमें जो पहला पॉइंट है जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि इसमें किसी भी किस्म की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, क्योंकि जो उसे कंडक्ट करने वाले लोग हैं
वे कुल मिला के अनप्रोफेशनल और बेईमान किस्म के लोग हैं। अगर वे प्रोफेशनल और ऑनेस्ट लोग होते तो ये स्थिति नहीं होती। अभी मुश्किल क्या है कि जहां जो भी संस्था बनाई जा रही है इस तरह के टेस्ट वगैरह के लिए, तो वहां खोज खोज के ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है जहां के वो कमाई करके दे सके। अब जाहिर है कमाई करके देने के लिए तो उसे बेईमानी करनी होगी, धोखाधड़ी करनी होगी। ये एक वास्तविकता है कि अब तक अब इस जो परीक्षा में 23 लाख विद्यार्थी शामिल रहे हैं जिनका के भविष्य इसने चौपट किया है टेस्ट ने, नीट के टेस्ट ने। अब तक तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर नौजवान छात्र हैं जिनके पेपर लीक से और इस तरह की गड़बड़ियों से जिनका भविष्य चौपट नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। इंस्टीट्यूट्स वाले के साथ कॉलेज सेट किए हो, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बच्चे आप अपने यहाँ अगर एडमिशन कराया है तो आपके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, इस कॉलेज में पढ़ेंगे और भारी फीस वहाँ भी देनी पड़ती है। पूरा नेक्सस है। आम आदमी इसमें कैसे बचे उसको समझ में नहीं आता है, ये फंसता है। हमको भी अगर अपने बेटे को इंजीनियरिंग करानी होती या मेडिकल कराना होता तो हमें इन कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से जाना पड़ता, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो नेक्सस है बहुत भयावह है और इससे बचाना आम आदमी को जो है वो सरकार का काम। शिक्षा मंत्री इससे भाग नहीं सकते और शिक्षा मंत्री अगर भाग रहे हैं तो ये वही धर्म की राजनीति है जो कह रहा है कि मुसलमान पूरे देश पर कब्जा कर लेगा, खत्म हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ी जी सर, आपका डिस्कशन। हाँ, वो इंटरनेट की गड़बड़ी से उसमें जो पहली चीज़ है वो ये है कि जो कई इशू इसमें इन्वॉल्व हैं। पहला तो ये है कि मेरा मानना ये है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो लोग हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जानी चाहिए और गिरफ्तारी करके उनको सीधे कोर्ट में यूएपीए में बंद करना चाहिए। उसके बाद रहस्य खुलेगा कि इसमें कौन लोग शामिल हैं। ये जो सारी लीपापोती चल रही है ना, ये लीपापोती इसलिए चल रही है क्योंकि कोई भी एजेंसी जो परीक्षाएं कराती है वो अगर गड़बड़ियां होती हैं तो उसके कहीं पर भी किसी के ऊपर, एक क्लर्क के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। भाई सवाल यह है कि जब परीक्षा हॉल में नकल हो रही है, जहां सेंटर से वहां नकल हो रही है, जहां सेंटर से वहां पेपर आउट हो रहे हैं, वहां पे पेपर दोबारा बाहर के लोग आके दे रहे हैं, तो सवाल यह है कि ये जो लोग कर रहे हैं और नीचे जो करा रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी तो इनमें से कुछ लोगों की हो जाती है, लेकिन जो ऊपर लोग बैठे हुए जिनकी नॉलेज में ये सारी चीजें हैं उनमें से किसी आदमी की गिरफ्तारी नहीं होती। और ये अपने आप में चिंता की चीज है। मेरा मानना है कि जो भी एजेंसी परीक्षाएं कराए, अगर गड़बड़ी पाई जाएगी तो उस एजेंसी के मुखिया को सीधे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज यह कि इसकी राजनीतिक अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। शिक्षा मंत्रालय के तहत ये सारी एजेंसियां काम कर रही हैं और शिक्षा मंत्री एकदम निर्दोष हैं।
तकरीबन पिछले 6 साल में 2 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों के भविष्य विभिन्न किस्म के पेपर लीक के जो घटनाएं हुई हैं उनके जरिए, और ये जो अभी 23 लाख सामने हैं, कायदे से तो होना यह चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि उनका जो बयान था वो एकदम झूठा बयान पाया गया। उन्होंने कहा ना कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अरे कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो जो पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं विभिन्न शहरों में, सबको छुड़वा दो और कह दो कि पुलिस ने गलत पकड़ लिया उन लोगों को। उनके बयान से पहले खड़गे साहब ने कह दिया ये सब हुआ है, और खड़गे साहब को बयान को ट्वीट किया कि धर्मेंद्र प्रधान ने। नहीं, मैं कह रहा हूं कि खड़गे साहब के बयान पर वो ध्यान न दें, नरेंद्र मोदी एकदम ध्यान न दें, वे सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर ध्यान दें। और नीचे जो गतिविधियां पुलिस ने की हैं, पुलिस में सरकार किसकी है? पुलिस में सरकार तो नरेंद्र मोदी की है। गुजरात में सरकार किसकी है? नरेंद्र मोदी की है। और नरेंद्र मोदी की जहां सरकार है वहां मतलब ये जो क्या कहते हैं कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन के अलायंस के किसी राजनीतिक पार्टनर की सरकार हो और वहां गिरफ्तारी हो गई हो तो समझ में आएगा कि पॉलिटिकल मामला है। ये सारा का सारा राजस्थान, बिहार, ये जहां जहां ये लड़के पकड़े गए हैं और जहां जहां ये रैकेट सामने आया है, वे कौन लोग हैं? और ये जो कोचिंग सेंटर और इनके मालिक और इनके संचालक जो इस रैकेट में शामिल हैं, उनके पॉलिटिकल एफिलिएशंस किसके साथ हैं? सब लोग जानते हैं कि उनके पॉलिटिकल एफिलिएशंस भाजपा के साथ हैं। तो मेरी पहली तो ये गुजारिश है कि कोर्ट ने एक बात कही है कि अगर जांच में पाया गया तो हम सारी ही परीक्षा कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट निकलने के बाद हम कैंसिल नहीं कर सकते। मैं सिर्फ जज साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि वे पहले कम से कम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लोगों ने 4 तारीख के रिजल्ट पब्लिश होने के बाद में जो लगातार बयान दिए और बदले हैं, इवन यहां तक कि कोर्ट में भी आके बयान बदले हैं, तो जो लोग बयान बदल रहे हैं उनके खिलाफ में कोई कानूनी एक्शन होगा कि नहीं होगा? कि साधारण आदमी अगर बयान बदलेगा तो आप उसकी गर्दन दबोच लेंगे, लेकिन अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अगर मुखिया गलती कर रहा है और लगातार झूठ बोल रहा है, सबसे बड़ा झूठ उसने यह बोला कि ग्रेस पॉइंट देकर लोगों को पास किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और उस जजमेंट को आधार बना, जबकि जजमेंट का मेडिकल की परीक्षा से कोई संबंध नहीं था। तो सवाल यह है कि जब जो आदमी आपके जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का दुरुपयोग कर रहा है अपनी फेस सेविंग के लिए, और जब केस की सुनवाई होती है तो वो ग्रेस पॉइंट के आधार पर जो लोग पास किए गए वो कह रहे हैं कि नहीं अब इनको हम कैंसिल कर रहे हैं। अरे 3 दिन तक आप कैंपेन चलाते हैं कि ग्रेस पॉइंट के आधार पर जिनको पास किया गया वो सही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो कम से कम मैं सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद तो करता हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिन लोगों ने दुरुपयोग किया है, और खासतौर पर उस एजेंसी के मुखिया और उसकी कमेटी के लोग और उस वकील जिसने सलाह दी हो, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। किसी ने सलाह दी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का दुरुपयोग किया जाना चाहिए। हो यह रहा है कि सारी की सारी एजेंसियां खुल्लम खुल्ला कानून का दुरुपयोग कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपने हाथ पैर बचा के, सत्ता के लोगों के हाथ पैर बचा के सारी जांच कर रहा है, और यह अपने आप में चिंता की चीज है। सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ इतना नहीं है कि नीट की परीक्षा में जो लोग शामिल हुए हैं उनको न्याय मिले, उनका काम यह भी है कि नीट की परीक्षा में जो लोगों ने धांधली की है, जो नीट की परीक्षा के आयोजक हैं, वे जो खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट के आदेश का और रूल्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। नीट की परीक्षा का अपना एक रूल्स है, जैसे एक रूल है कि उसमें कोई ग्रेस मार्क्स की व्यवस्था नहीं है। जब ग्रेस मार्क्स की व्यवस्था ही नहीं है तो यह नियम बनाया किसने? फिर यह रिजल्ट निकाला किसने ग्रेस मार्क्स बना के? सुप्रीम कोर्ट कम से कम एक कदम जाके ये अगर पनिशमेंट नहीं देगा
तब तो हर आदमी दोष करके सिर्फ अदालत में आके कह देगा अच्छा ठीक कर लेते हैं, आप जैसे कहेंगे वैसे कर लेते हैं। आप जांच की कह रहे हैं, हम जांच भी करा लेंगे, आप चाहे सीबीआई से जांच करा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जज से जांच करा लीजिए। अरे सवाल जांच का नहीं है, खाली सवाल यह है कि जिन लोगों ने इस प्रोसेस में इलेक्शन, पहला अपराध जानते हैं कहां हुआ? अगर मुझसे पूछें, पहला अपराध यह था कि उसकी जो रिजल्ट के डिक्लेयर करने की जो डेट थी वो प्रीपोन की गई। किसने लिया ये निर्णय? कोई शिक्षा मंत्री तो था नहीं। जाहिर है कि टेस्टिंग एजेंसी के लोगों ने यह निर्णय लिया, और यह निर्णय अपने आप में जो नियम बने हुए हैं उनका उल्लंघन है। आप एक नियम बनाया कि इस दिन तक लोग फॉर्म भर सकते हैं, इस दिन तक उसकी स्क्रूटनी होगी, इस दिन तक लोग अपनी आपत्तियां जमा कर सकते हैं, इस दिन परीक्षा होगी, इस दिन रिजल्ट निकलेगा। आपकी ये कोई भी डेट चेंज नहीं हो सकती, आप मनमाने ढंग से इसमें कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन आपने पहला ही काम किया जो इसमें जिस धांधली की जिसमें गंध आ रही है। रिजल्ट की डेट जिस तरह से चेंज की गई, उसी से पता चल रहा है कि इसमें बहुत बड़ा कोई घोटाला है। खाली टेस्टिंग एजेंसी के लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे देश में जहां जहां परीक्षाएं हुई हैं उनके सारे वीडियो मंगाए जाने चाहिए। अभी मालूम नहीं है लोगों को विभिन्न सेंटर्स में क्या क्या घटा है, हमारे पास में कोई जानकारी नहीं है इसकी। वो लगातार अखबारों में विभिन्न तरीके से वो खबरें छन छन के आ रही हैं। तो कोर्ट कम से कम दो निर्णय ले, एक तो ये टेस्टिंग एजेंसी के लोगों की गिरफ्तारी का आदेश जारी करे, और नंबर 2 जहां जहां टेस्ट हुए उन सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग इकट्ठी की जाए। नंबर 3, जिन जिन मसलों को लेकर गिरफ्तारियां हुई हैं नीचे पटना में, गोधरा में और दूसरे इलाकों में, वो सारे केस सुप्रीम कोर्ट सीधे मंगाए जाने चाहिए। बिना इसके रहस्य नहीं खुलेगा ये। अब ये कैसे हो सकता है कुछ केस राजस्थान में चलेंगे, कुछ केस गुजरात में चलेंगे, कुछ केस पटना में चलेंगे, और एक केस जो है दिल्ली में चलेगा, और वो दिल्ली वाला केस जो है वो रिजल्ट निकाल देगा? ये चीज नहीं चल सकती। ये पूरा का पूरा पैकेज ये सारे केस लाए जाने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, केस लाने के अलावा जिन लोगों ने झूठ बोला है उनके खिलाफ तुरंत गिरफ्तारी के वारंट जारी होने चाहिए। मेरा कहना यह है, ये जो अभी हो गया ना, झूठ बोल के बच निकलो, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो अधिकारी हो। एक नागरिक झूठ बोल के बच नहीं सकता, लेकिन एक मंत्री बच सकता है। धर्मेंद्र प्रधान ने जो सबसे बड़ा जो फेक स्टेटमेंट दिया कि इसमें कोई धांधली नहीं हुई, कहीं पेपर लीक नहीं हुआ। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर ये फजीयत किस बात की हो रही है? गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? गुजरात में पुलिस किसकी है जिसने गिरफ्तारियां की हैं? मैं एक और चीज कह रहा हूं जो कि बहुत ही जरूरी है, जो कि बहुत जरूरी है धनंजय जी। बिहार से लेकर गुजरात तक, राजस्थान तक, ये जो तमाम जगहों पर गिरफ्तारियां हुई हैं, ये गिरफ्तारियां किसकी पहल पर हुई हैं? क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एफआईआर की थी? क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास में सारे संसाधन हैं हिंदुस्तान के। उसकी आंख के सामने लोग बेईमानी कर रहे हैं, वो एफआईआर नहीं कर रही है, और एफआईआर कर रहे हैं दूसरे लोग, कैंडिडेट्स। किस बात की निगरानी हो रही है? किस बात का सिस्टम काम कर रहा है? पूरा का पूरा जिला प्रशासन। सवाल यह है कि अरे तो सब इंस्पेक्टर ने तो खुद किया, क्योंकि वो सब इंस्पेक्टर अपने उसके अंदर कोई देशभक्ति जाग गई। सवाल यह कि टेस्टिंग एजेंसी जो सारे देश में निगरानी कर रही है इस परीक्षा की, वो टेस्टिंग एजेंसी एक एफआईआर दर्ज नहीं कराती किसी भी जगह। यह चिंता की चीज है मेरे लिए। यह जानते हुए भी कि परीक्षाएं देर से हुई, यह जानते हुए भी परीक्षाएं लीक हुई हैं, पेपर लीक हुआ है, यह जानते हुए भी कि उसमें लोग शामिल हैं, इसके बावजूद आज तक कोई भी एफआईआर उन्होंने दर्ज नहीं कराई। लड़ाई लड़े दूसरे, है ना, झेले दूसरे लोग,
टेस्टिंग एजेंसी खाली टेस्ट लेगी और वो अभी टेस्ट में वो चाहे तो मैनिपुलेशन करेगी। अरे भाई, जो टेस्टिंग एजेंसी है उसकी जिम्मेदारी उसके टेस्ट की सुरक्षा करना भी है, उसके प्रति उसकी कानूनी जिम्मेदारी है, उसकी निगरानी करना भी है। टेस्टिंग एजेंसी को ये अगर ये मालूम पड़े कि कहीं सर एक और मजेदार है, सर एक और मजेदार है कि टेस्टिंग एजेंसी ने ये कहा, एनटीए ने ये कहा कि पेपर लीक होने के आरोप गलत है, परीक्षा स्टैंडर्ड के अनुसार भी आयोजित हुई है। राजस्थान के एक सेंटर पर हिंदी की जगह अंग्रेजी का पेपर पहुंच गया था, बाकी पेपर लीक नहीं हुआ था, ये कहा था एनटीए ने। सब ठीक है, मैं कह रहा हूं पेपर लीक नहीं हुआ, फाइन, पेपर एक पहुंच गया, ये भी ठीक है। गुजरात में ये जो बड़ोदरा, ये जो गोधरा की जो घटना है, बड़ोदरा ही, बड़ोदरा ही। ये जो गोधरा की जो घटना है, ये गोधरा की घटना बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। ये साधारण घटना नहीं है, जहां कैंडिडेट्स ने बाकायदा स्पेशली पैसे दिए हैं लिखने वाले के। किसकी जिम्मेदारी बनती है अगर यह सूचना उनके पास आती है और यह अखबार में आई है, कैंडिडेट्स कह रहे हैं, अभिभावक कह रहे हैं वो इसमें शामिल है, इसके बावजूद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। वो ये कह सकें कि नीचे कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अरे नीचे गड़बड़ी नहीं हुई है तो लोग पकड़े गए हैं। कैसे लोग पकड़े गए? उस घटना का जो डिटेल्स आए हैं वो तो चौंकाने वाले हैं। एफआईआर में दर्ज है ये चीज, मैं नाम पढ़ रहा हूं उसका। पंचमहल की पुलिस ने विधुर आनंद शिक्षा सलाहकार, पुरुषोत्तम शर्मा स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल के शिक्षक तुषार भट्ट, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसमें मुख्य आरोपी तुषार भट्ट है। और ये जो एक, इसके अलावा एक और व्यक्ति है, कोई पुरुषोत्तम राय नाम का व्यक्ति, जो कि बड़ौदा स्थित जो इमिग्रेशन एजेंसी का वो संचालक है और जो कि सारी अरेंजमेंट में वो की फिगर है। ये एफआईआर दर्ज होने के बावजूद एक एफआईआर कम से कम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अपनी तरफ से तो दर्ज कराए कि यह अपराध हुआ है। नीचे लोग अपने इनिशिएटिव पर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, अपने इनिशिएटिव पर, और उसमें जो जांच हुई है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये मैं बिहार को एक घड़ी मैं उनकी बात मान लेता हूं, ये गुजरात की नहीं मान सकता मैं। उसमें जो सबसे बड़ी, सर एक मिनट, इसमें ये जो है, ये जो परशुराम राय है जो आपने जिक्र किया, जिसका बड़ौदा का रहने वाला है, वहां पे ये ओवरसीज कंसल्टेंसी सर्विस चलाता है और मेडिकल की परीक्षा पास करवाने के लिए बच्चे को यही इकट्ठा करता था, यही बुलाता था। इसने गोधरा के जलाराम स्कूल के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा से सेटिंग की। तो गोधरा वाली जो बात कर रहे हैं वो, और बड़ौदा के ये आदमी नहीं, मैं धनंजय जी, मैं जो बात कह रहा हूं, ये एफआईआर किसी कांग्रेस के नेता ने दर्ज नहीं कराई है। जो इंटरेस्टिंग चीज है, ये इंडिया गठबंधन ने दर्ज नहीं कराई है एफआईआर। उस एफआईआर में लिखा हुआ है कि प्रत्येक कैंडिडेट से 66 लाख रुपीज घूस ली गई है। यह एफआईआर में दर्ज है, यह सड़क पर दिया गया बयान नहीं है। 4 छात्रों ने 66 लाख रुपीज पर स्टूडेंट के हिसाब से घूस दी है। और ये जो घूस दी है, इसके अलावा 3 छात्रों ने घूस देने के लिए ब्लैंक चेक, जितना इच्छा हो भर लेना, जितना इच्छा हो भर लेना। और ये जो ब्लैंक चेक दिया कोचिंग सेंटर के व्यक्ति को, पुलिस गई। अब देखिए, वहां कोई कांग्रेस का एमपी नहीं, एमएलए नहीं, कोई नेता नहीं, कोई कांग्रेस का बंगाल वो गुजरात में रुतबा नहीं, मोदी जी का रुतबा है, हर चीज मोदीमय है। 66 लाख रुपीज ये एफआईआर में दर्ज है। और जब उस व्यक्ति के घर गए और ये पकड़े गए, जो लोग गिरफ्तार किए गए, उसमें 2,82,00,000 रुपए अभिभावकों ने इनको घूस दिए। ये सारी चीज एफआईआर में 1 to 1 एक एक करके 1 2 3 4 5 करके दर्ज हैं। और ये जो मिस्टर राय है, पुरुषोत्तम राय,
ये पुरुषोत्तम राय के खाते में बाकायदा ऑफिशियली ये चेक जमा हुए हैं। ये तो गोदी मीडिया नहीं कह रहा है, ये मोदी मीडिया कह रहा है, ये मोदी की पुलिस कह रही है, ये मोदी के इलाके से, गोधरा के इलाके से आई खबर कह रही है। मैं सारे जगहों की खबरों को झूठ मान सकता हूं, लेकिन मैं इस गोधरा की एक खबर को झूठ नहीं मान सकता, जहां पर के खाते में बाकायदा चेक के भुगतान हुए हैं, वो पैसे पकड़े गए हैं। और ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है जिसमें के लोग काम कर रहे हैं, इसमें जो नाम आए हैं लोगों के, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज जानना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को ये चीज मालूम नहीं है? मालूम है। फिर धर्मेंद्र प्रधान ने झूठ क्यों बोला? धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के नाते झूठ बोलकर हिंदुस्तान के संविधान के साथ में विश्वासघात किया है। मैं सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। यह एफआईआर में दर्ज, अरे एक सामान्य अखबार के संवाददाता को ये सूचनाएं अवेलेबल हैं, यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास सूचनाएं नहीं होंगी, यह हम मानने को तैयार नहीं है। मेरी आपत्ति है कि जब वहां एफआईआर दर्ज की गई और वहां ये प्रमाण आ गए कि इतने पैसे लिए गए हैं और इनके चेक भी, इनका ये रिकॉर्ड में मिल गया, और ये जो 2,82,00,000 रुपए का जो हिसाब मिला है कैश पेमेंट का, ये तो अभिभावकों ने बाकायदा कन्फेस किया है पुलिस को, और बाकायदा वो वेरीफाई हुआ है, उनके घर पर छापे पड़े हैं। गुजरात में भी अगर प्रमाण मिलेंगे तो अब वो घूस के प्रमाण गुजरात के प्रमाण भी नहीं माने जाएंगे। मतलब सबसे बड़ी आयरनी है, अगर वे प्रमाण बीजेपी के, ये सारे के सारे वे लोग हैं जो बीजेपी के वोटर हैं। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, ये जो बार बार मैं इस बात को मैं कहता रहा हूं, ये जो जनता तैयार की जा रही है, ये करप्ट जनता तैयार, यानी इसका एक पक्ष तो ये है, दूसरा पक्ष ये भी है कि ये जो छात्र है, जो नौजवान है, जो तैयार हो रहा है, ये छात्र नौजवान कैसा तैयार हो रहा है? जो कि करप्शन के जरिए डिग्री हासिल करना चाहता है, और ये मोदी भक्त है। इसके कोई उसूल नहीं है, इसका सिर्फ एक उसूल है, किसी भी तरह ये इनके इन प्रकारेण शोहरत हासिल की जाए और पद हासिल किया जाए, डिग्री हासिल की जाए। तो जब जहां शोहरत, पद, डिग्री हासिल करने के लिए वे सारे किसी, जिसे कहें कि कुकर्म करने के लिए तैयार हैं, सारे रूल्स रेगुलेशंस ब्रेक करने के लिए तैयार हैं, नैतिकता के सारे मानदंड दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं, देश किसके हाथ में होगा? देश तो मोदी के हाथ में होगा, फिर मोदी के भक्तों के हाथ में होगा, वो हमारे हाथ में तो नहीं होगा। बेहतर तो ये होता कि जब जो कैंडिडेट हैं वो आके प्रेस के सामने ये कहते कि हमसे पैसे मांगने आए थे फला फला आदमी, हमने नहीं दिया, लेकिन परीक्षा देने जा रहे हैं। मेरे पास ये वीडियो नहीं आए, यूट्यूब पर ये वीडियो नहीं आए। यूट्यूब पर वीडियो तब आए जब ये एक्सपोज हो चुका है, ये करप्शन, जब ये घोटाला सामने आया, यानी जनता भी करप्ट बनाई जा रही है और करप्शन की अभ्यस्त बनाई जा रही है। जो सबसे ट्रेजिक हिस्सा है वो ये कि जनता रजिस्ट करती है, जनता अब रजिस्ट नहीं कर रही है, जनता जो है कॉपरेट कर रही है करप्शन में। और ये सबसे खतरनाक फिनोमिना है, छोटे मोटे स्केल पर नहीं हो रहा है, ये बड़े स्केल पर हो रहा है, और ये एक परीक्षा में नहीं हो रहा है। लोगों से कहा जाए अरे कोई दिक्कत नहीं है, इस परीक्षा में फेल हो गया ना, अगली परीक्षा में पास करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पैसे सुरक्षित हैं, चुप रहो। लोग चुप हैं। वे चंद विद्यार्थी जो बोल दिए हैं विभिन्न सेंटर्स में, जिन्होंने परीक्षा दिया और बोल दिए हैं, वो जैसे एक लड़की का वीडियो आपने दिखाया, उसने कहा कि मुझे अब डॉक्टर नहीं बनना है चाहे कुछ हो। वे जो कुछ विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, और
होंगे, वहाँ कहीं जॉब करते होंगे, छोटा मोटा होंगे, कुछ भी होंगे। तो उस फादर ने पैसे लिए, कैसे कैसे किया, और बेटी, लड़कियों का पढ़ना इस देश में ऐसे ही नहीं खत्म कर रहा है। लड़के को तो पढ़ाए, लेकिन लड़कियों का तो शादी करना सबसे ज्यादा नहीं नहीं, जरूरी कर रहा है। वो अभी अभी उसे उसे छोड़ दीजिए। अब अभी मूल मुद्दे पे हम आए। ये आखिर ये रैकेट और ये करप्शन या इस तरह की चीजें हो क्यों रही हैं? अब देखिए आप, एक जो डिटेल्स हैं इसके जो अभी तक आए हैं सामने, उसमें डिटेल्स में ये है कि 23 लाख विद्यार्थी इसमें बैठे, और 23 लाख विद्यार्थियों में से 67 छात्र ऐसे जिनको कि 720 नंबर आए हैं। और ये जो 67 छात्र हैं जिनको 720 नंबर आए हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि सब ईमानदारी से आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे लोग ईमानदार हैं बच्चे, मैं किसी को बेईमान नहीं मान रहा हूं। ये भी मान रहा हूं कि हरियाणा में जो एक सेंटर से 6 या 7 विद्यार्थी एक साथ पास किए गए, वो सब बिना नकल के पास हुए, हो सकता है। मैं 1% मान के चल रहा हूं नकल हुई होगी, बिना नकल के नहीं हो सकता ये। मैं शिक्षक रहा हूं, 30 साल तक मैंने पढ़ाया है लोगों को, मुझे मालूम है कि कैसे नकल होती है। सवाल यह है कि ये जो हिंदुस्तान में जो मेडिकल की सीट हैं, अब रैकेट कहाँ है, क्यों रैकेट चलाया जा रहा है और क्यों इसकी वसूली की जा रही है? और ये इलेक्शन के टाइम पर ये वसूली की गई है। जानते हैं, ये इलेक्शन चल रहा था, हमें पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए पैसा चाहिए, फिक्स है। कोचिंग सेंटर्स वाले से भी पैसा लेना है, इससे भी पैसा लेना है, तो कोचिंग सेंटर वाला जो आपको 5 करोड़ रुपया देगा, तो वो कुछ तो आपसे लेगा। तो वो ये तो चाहेगा कि कम से कम 2 पेपर तो आपको कम से कम उन्हें दे दीजिए आउट करके, जिससे वो बेच के खा सके 10 करोड़ में। आपको 5 करोड़ दे देगा, 5 करोड़ अपने पास रखेगा। और ये जो कुकुर मुत्ते की तरह जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, जहां पर कि शिक्षक नहीं है, एमबीबीएस में भर्तियां हो रही हैं, 600 एक एक कॉलेज में विद्यार्थियों की भर्ती हो रही है, और वहां पढ़ाने के लिए एक शिक्षक नहीं है। विद्यार्थियों के पास में सिर्फ डिग्री मिलेगी उनको। 10-10 करोड़ रुपया लेते हैं एडमिशन कराने का चार्ज, फीस जी है जी उसकी। जी जी और जी ये जी जी। अब जो ऑफिशियल तो 50,000 सीट है जो गवर्नमेंट के अंडर में जो कॉलेज है उनमें, जिनमें के एवरेज खर्चा जो है वो 10 लाख रुपए से कम आता है। बाकी जो 50,000 सीट है वो तो प्राइवेट सेक्टर में है। असल तो खेती वहां होनी है ना। सर, हमारी हमारी भांजी जो है, एक अभी एक दुमका, ये एम्स दुमका में एडमिशन लिया, उसको 33,000 रुपया 1 साल की फीस है, उसमें हॉस्टल की फीस भी शामिल है। हाँ हाँ, तो 1 साल की 33,000, हाँ हाँ, वो 4 साल की कितनी हुई? वो तो कम 4 है, साल की 2 लाख, 2.5 लाख हुई, वो 2 कम है। लाख के करीब वो होगी सर, बिहार में। वो कम है। अगली बार बैठेगी तो परीक्षा, अब फीस ज्यादा लगेगी, वो कम है। जिस हाँ, अभी तो बढ़ गया है। हाँ, जिस ट्रैक पर ये चल रही है उसमें स्पेशल ट्रैक ये है कि ज्यादातर लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, घरेलू कामकाज करें, दुकानों पे कामकाज करें, वो खेतों में कामकाज करें, वो पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचना बंद कर दें। असल लाइन ये है इनकी। और ये जो अभी ये जो नीट की परीक्षा है जिसकी कि हम लोग बात कर रहे हैं, इस परीक्षा में 60,000 सीट हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के पास हैं, और इन प्राइवेट कॉलेजों की जो फीस है वो 1 करोड़ से ऊपर है। अब आप सोचिए कि जो 50,000 के करीब सीट होंगी प्राइवेट सेक्टर में, और 1 करोड़ से ऊपर का उसमें दाखिले का खर्चा आएगा, तो कितनी बड़ी वसूली आएगी। और ये पेमेंट जानते हैं, ये लोकसभा चुनाव के पहले ही ले लिया गया होगा कि भाई साहब आपको सीट मिलेंगी, इसलिए पहले पेमेंट दे दीजिए, इलेक्शन है, चंदा के लिए काम आएगा। कोचिंग सेंटर वालों से जो लोग इस रैकेट में इन्वॉल्व है उनसे पैसे पहले ही ले लिए गए और इसलिए पेपर दिए गए। तो जहां एक एक सेंटर पे, कोचिंग सेंटर पे, मैं मतलब आपको भी बताऊं, एक एक सेंटर पे 3-3, 4-4 बैच है, और उसमें समझिए 30-30 बच्चों का ही बैच है, तो 120, 100 बच्चे एक एक सेंटर पे नीट पढ़ रहे हैं, 100 बच्चे एक एक सेंटर पे, उसी सेंटर पे ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और उनकी फीस मिनिमम 2 लाख रुपया है। हाँ, एक साल पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो शुद्ध एमए हैं। 5 लाख, 10 लाख। पढ़ाने वाले लोग जो हैं वो शुद्ध एमए हैं, जी। पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं खाली। मतलब मैं मजेदार बात बता रहा हूँ, मुझे इतने दिन हो गए पढ़ाते हुए,
रिसर्च करते हुए, वहां कोई भी व्यक्ति जो इन कोचिंग सेंटरों को चलाता है उनमें कोई भी व्यक्ति रिसर्च नहीं करता। वो कभी कोई रिसर्च पे खर्च नहीं करते, वो खाली गैस पेपर वाली जो की बुक आंसर टाइप बुक्स हैं वो लिखते हैं और लिखवाते हैं। और उनके यहाँ जो लोग काम करते हैं उनका काम यही है, खाली जिसे कहें कि 800-800, 700-700, 500-500 शब्द में आप जाइए गूगल पर सर्च कीजिए। आप जो आईएएस कंपटीशन को तैयार करने वाली एजेंसियां उनके जो वेबसाइट पर जाइए, आप तैयार हर टॉपिक पर आपको छोटी छोटी 10-10, 20-20 लाइन की पंक्तियां लिखी मिलेंगी। और जो बीए पास लड़कियां वो काम कर रही हैं, उनका काम यही है कि यही 20 लाइन लिखनी है उनको, खाली जो करंट टॉपिक्स पे, जो नए आज 10 टॉपिक आ गए तो 10 टॉपिक पे लिख दे, वो उसका काम यही है। तो जहां ज्ञान का स्तर ये हो और ज्ञानदाता का स्तर ये हो कि वह ग्रेजुएट से ज्यादा ना हो, उसने कोई रिसर्च ना की हो। जितने भी कोचिंग सेंटर चलाने वाले हैं हिंदुस्तान में, किसी ने भी कोई रिसर्च नहीं किया और रिसर्च में इन्वेस्ट नहीं किया। मैं रिटायरमेंट के बावजूद भी मैं पुस्तक लिखने के लिए रिसर्च करता हूं, मैं उस पर पैसा खर्च करता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं उसके लिए तैयारी करता हूं। लेकिन वहां तो कोई तैयारी नहीं है, वहां सिर्फ इनकम ही इनकम है। और वो क्यों? कैरियर। और कैरियर बनाने का तरीका क्या है? उसके नुस्खे हैं। उनमें से एक नुस्खा यह है कि बेटा बेईमान बनो। मैं जो आपसे चीज साझा करना चाहता हूं यह कि नीट परीक्षा में जो लोग शामिल हैं वे कम से कम एक प्रतिज्ञा जरूर करें। नौजवान, वो डॉक्टर बने या ना बने, एक बेईमान ना बने। ये जो बेईमानी करके जो पढ़ाई हो रही है, घूस देके जो पढ़ाई हो रही है, तमाम किस्म के करप्शन के साथ में जो पढ़ाई हो रही है, ऐसी पढ़ाई से आप निरक्षर, ईमानदार, अच्छे। मुझे ऐसे बेईमान डॉक्टर, बेईमान आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर नहीं चाहिए। मुझे ईमानदार ऑफिसर चाहिए और ईमानदार नागरिक चाहिए। एक अन्य चीज और आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में, वो ये कि इस पूरे के पूरे नीट वाले रिजल्ट के खिलाफ के आंदोलन में विद्यार्थी परिषद से लेके आयसा, एनएसयूआई, ये तमाम संगठन शामिल हैं। ये जो धर्मेंद्र प्रधान है ना, जो बार बार मिलता है लोगों से, किन से मिलता है? कौन डेलीगेशन है जो जिनसे वो मिलता है? वो क्या आप सोच रहे हैं कि ऐसा जिस डेलीगेशन को लेके जाएगा उनसे मिलेगा? वो नहीं, वो विद्यार्थी परिषद वाले डेलीगेशन से मिलता है। अब आप सोचिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में और तमाम जगहों पर विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो उनकी सिर्फ एक मांग है। कांग्रेस के लोगों की मांग न माने धर्मेंद्र प्रधान, मान लेते हैं। विद्यार्थी परिषद के लोगों की मांग मान लें। वो कह रहे हैं कि दोबारा परीक्षा कराओ और ये जो परीक्षा में धांधली हुई है उसकी सीबीआई से जांच कराओ। कांग्रेसियों की बात मत मानो, आरएसएस वालों की बात मान लो। आरएसएस वालों के लिए भी सबक है, जो अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले से जो अभी हल्ला कर रहे थे, उनके लिए भी सबक है कि उनका जो नायक है उसकी नाक के नीचे आरएसएस के लोग सिर्फ खाली अपने विद्यार्थी परिषद के जो आंदोलनकारी नेता हैं, जो नीट के एग्जामिनेशंस के विरोध में लगे हुए हैं, उनकी बात ही खाली सुन के समझ लें। सिर्फ एक कदम उठा लें, धर्मेंद्र प्रधान को झूठ बोलने के लिए मंत्रालय से मुक्त कर दें। राजनीतिक एक्शन जब तक नहीं होगा, मैं बहुत साफ कह रहा हूं आपसे, ये जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं उसमें राजनीतिक एक्शन और राजनीतिक अकाउंटेबिलिटी जब तक फिक्स नहीं होगी, ये करप्शन नहीं रुकेंगे। ये करप्शन इसलिए जारी है क्योंकि मालूम है मंत्री को कि यार मेरे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो। मैं ये मांग करता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत मंत्री पद से मुक्त किया जाए और नीट के जो आयोजक हैं, जिन्होंने इसकी परीक्षा कंडक्ट की, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लोग, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि उन्होंने समय रहते सही, ट्रांसपेरेंट, नियमबद्ध जो नियम बने हुए हैं उसके अनुसार एक्शन क्यों नहीं लिए। मसलन ये साफ नियम लिखा हुआ है, ग्रेस किसी को नहीं दिया जाएगा, ग्रेस मार्क्स किसी को नहीं दिए जाएंगे। ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए? ये नियम नहीं है मूल्यांकन में। अभी तक उन लोगों ने
गोधरा में तो जाके कम से कम एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी उनको, अपनी अपनी तरफ से एक, कि साहब इतनी शिकायत हुई है, हम भी आए हैं, हम भी आए हैं, हम भी एक पार्टी है। ये जो तरीका है कि हम तो खाली सेंटर पर कॉपी भेजेंगे, क्वेश्चन पेपर भेजेंगे और वहां से कॉपी ऑफ क्वेश्चन पेपर उठा लेंगे, जी नहीं। एक और शिकायत है जिसे कि आपके सामने साझा करना चाहता हूं, जो कि लोगों की सुनने में आई और पढ़ने में आई है मीडिया में। अनेक विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने के ये जो शिकायत की ही नहीं थी। मसलन ये जो वो कह रहे हैं ना कि जहां परीक्षा थोड़ा देर से शुरू हुई इसके लिए हमें ग्रेस मार्क्स देने पड़े। अरे जहां परीक्षा देर से शुरू हुई वहां एक्स्ट्रा टाइम ऑलरेडी दिया गया नीचे लोगों को, तो आपने ग्रेस मार्क्स दिए क्यों? जब लोगों को परीक्षा देर से शुरू होने की वजह से अतिरिक्त समय दे दिया गया तो वहां उन्हें ग्रेस मार्क्स देने की जरूरत ही नहीं थी। तो डबल बेईमानी हुई, पहले एक्स्ट्रा टाइम दिया गया और फिर ग्रेस मार्क्स भी दिया गया। और ग्रेस मार्क्स का फंडा इसलिए लागू किया गया जिससे कि हम अपने मैनिपुलेशन को और ज्यादा शक्तिशाली बना सकें। मेरा मानना यह है कि यह निर्णय जिसने लिया है टेस्टिंग एजेंसी में, कमेटी ने लिया है या किसी अधिकारी ने लिया है, कि जब अतिरिक्त समय दे दिया गया जहां विलंब से परीक्षा शुरू हुई तो वहां ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाना चाहिए था, उसकी जरूरत ही नहीं थी। ये जो चीज शुरू हुई इससे पता चलता है कि अंदर पहले से लोग तय किए हुए थे कि हमें किस तरह से बेईमानी करनी है। नीचे उसी हिसाब से योजनाबद्ध ढंग से परीक्षाएं लेट की गई। आपको ये लग रहा है कि स्पॉन्टेनियस हुआ है, मेरा मानना है कि स्पॉन्टेनियस परीक्षाएं लेट नहीं हुई, ये पहले सुनियोजित ढंग से हुई जिससे कि इसको परीक्षा का पूरा मैनिपुलेशन किया जा सके, क्योंकि ऊपर पहले नाम तय हो चुके थे। इन लोगों को पास करना है, अब पास करना है तो कैसे पास करना है ये तय करना होगा। और ये जो जगह उसमें कई कैंडिडेट्स हैं ऐसे, एक कैंडिडेट्स के 520 नंबर आए थे, अचानक वो जंप करके वो 720 के पास पहुंच गया। वो परेशान है बेचारा, वो परेशान है कि अरे मेरे कई बच्चों का ये हुआ है कि ग्रेड ऊपर नीचे हो गया है। ये आप 1 लाख बोल रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली फिगर नहीं पता है, पहले 30,000 था, अभी बढ़ा दिया गया हो। 30,000 सरकारी और 30,000 प्राइवेट में था, अभी 50,000 अच्छा बस 1 लाख हुआ। मुसीबत नहीं, इससे भी बड़ी मुसीबत है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब आखिरी बात जो बहुत जरूरी है, मैं इन छात्रों से एक बात कहना चाहता हूं। अब आपके यहां करप्शन हुआ तो आपको आंदोलन की सूझ रही है, और देश में जब करप्शन हो रहा था तब आपको लग रहा था करप्शन के खिलाफ लड़ना नहीं चाहिए। अरे मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज अगर हमारे नौजवान अपने जेहन में उतार लें कि हमें लोकतंत्र और एक ईमानदार प्रशासन चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, वो कह रहे हैं हमें फासिज्म चाहिए। ये अधिकतर विद्यार्थी इसमें ऐसे थे जो कि नरेंद्र मोदी के बिल्कुल भक्त। ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना का नरेंद्र मोदी और उनका प्रशासन भरपूर दुरुपयोग कर रहा है। उनकी परीक्षा में दुरुपयोग कर रहा है, उनकी डिग्री में दुरुपयोग कर रहा है, उनके कैरियर में दुरुपयोग कर रहा है, उनके बैंक अकाउंट का दुरुपयोग कर रहा है, उनके पैसे लूटे जा रहे हैं। असल चीज क्या है? असल चीज यह है कि हमें आंदोलन, हर स्तर पर आंदोलन, अब जरूरत पड़ रही है आंदोलन की। रोज जुलूस निकल रहे हैं यही लड़के, अगर आप जुलूस निकालते तो ये लड़के भाग लेने नहीं आते। मैं सिर्फ इन लड़कों से एक चीज कहना चाहता हूं कि जब जनता के दूसरे हिस्से आंदोलन करते हैं अपनी जेन्युइन डिमांड पर, तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसे समर्थन देना चाहिए। आज आपको आंदोलन के लिए समर्थन की जरूरत है, तो आप दूसरों से मांग कर रहे हैं कि वे समर्थन दें। कहां से समर्थन देंगे? क्योंकि आपने तो कभी सोचा ही नहीं। जी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारा समय भी थैंक हो यू, गया है। थैंक यू।